नमस्कार। बहुत सुबह सुबह बहुत प्यारी और मीठी बातें करनी चाहिए, जैसे सूर्योदय की लालिमा की, मौसिरी में छिप कर बैठी कोयल के मीठे और मधुर स्वर की, स्कूली यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाते बच्चों की, उनके भारी भरकम बस्तों की, गर्मा गर्म चाय के प्यालों की, स्वस्थ शरीर और सुंदर चेहरे की। लेकिन जनाब, कुदरत के नज़ारों का आनंद आप तभी उठा सकते हैं अगर आप स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको हरदम रखना चाहिए। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि जिस तरह के यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, वैसे ही अब इंडिया में भी उतनी जो स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन कंट्री सिटीज़ है हमारी, दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, इसमें भी बहुत तेज़ी से ये ब्रेस्ट कैंसर आजकल पाया जाने लगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी जो लेडीज़ हैं आजकल, वो कैरियर वुमेन जो हैं, जो कि एक तो शादी टाइम पे नहीं करती हैं, फिर प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं करती हैं। तो इसलिए ये बहुत जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे इस कंट्री में बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को जो हमारी लेडीज़ हैं उनको बहुत सतर्क होना चाहिए। तो ये देखा गया कि अगर पहला बच्चा अगर 30 साल के बाद होता है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश हमें ये एक्चुअली एजुकेट करना है अपनी लेडीज़ को कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो उसको बचाने के लिए 30 साल से पहले शादी हो जाए और बच्चा हो जाए, और मिनिमम 3 से 6 महीने वो बच्चे को फीड करें। इससे न तो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग से तो बच्चा भी बहुत अच्छा पलता है, और उसके अलावा कुछ ऐसा इसमें तत्व होते हैं मदर्स मिल्क में जो कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। जैसा कि एक कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो वो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही ठीक उतरती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है तो हम लाइफ सेव करते हैं, और इसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको लेडीज़ को आना चाहिए कि वो अपने स्तन की कैसे खुद एग्जामिन करें। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी नहाती हैं उस समय अपने दोनों ब्रेस्ट को उनको जब ब्रेस्ट में सोप लगा हुआ है तो अच्छी तरह देखना चाहिए। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा जो दूसरा बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम जिससे जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं वो है मैमोग्राफी। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और डॉक्टर पिकअप करता है तो जो जो अपना ट्यूमर होता है ज़्यादा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो अगर ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से जाता है ब्रेस्ट में, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर ब्रेस्ट रिमूव नहीं भी करनी होती है तो उसमें कीमोथेरेपी ज़रूर करवानी पड़ती है। तो इसलिए हमारी ये एक्चुअली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम ब्रेस्ट कैंसर को पिकअप कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 सेंटीमीटर से अगर पहले पिकअप कर लें तो हमें कोई ब्रेस्ट रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई कीमोथेरेपी कराने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें पूरा कंप्लीट इसको जो जो ज़िंदगी है उसका कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो उसके लिए ये रिकमेंड किया गया है कि हमें हर लेडीज़ को जो कि 40 साल से ऊपर है उनको रूटीन मैमोग्राफी करानी चाहिए 2 साल में एक बार, और 50 साल में हर एक लेडीज़ को एक जो कि हैं वो उनको मैमोग्राफी करानी चाहिए। कि मैमोग्राफी एक स्पेशलाइज वो एक्सरे है ब्रेस्ट का, जो कि हम ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैमोग्राफी यूनिट है। कईयों को लगता है कि जब हम मैमोग्राफी कर रहे हैं तो कहीं उसमें इंजेक्शन तो नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिंपल विधि है जिसमें कि हम इसको स्पेशल एक्सरे जो होते हैं डेडिकेटेड होते हैं ब्रेस्ट को, उसके थ्रू ये मैमोग्राफी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो अगर जल्दी डायग्नोसिस होता है तो उसमें जो फिर कोई जीवन में कोई उसको आपको खतरा नहीं रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हमें कोई डेंस ब्रेस्ट मिलती है तो उसमें हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर करना चाहिए। अब ये जो हम आपको मैमोग्राम दिखा रहे हैं जो कि अभी है, इसमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फैट है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ईजीली हम एक छोटा सा ग्रोथ पिकअप कर सकते हैं और एक कैल्सिफिकेशन पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरा मैमोग्राम देखना पड़ता है जो कि डेंस होता है तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत है। और जब हमें दोनों में हमें कोई शक मिलता है तो उसमें एक तीसरी हम छोटी सी जाँच कराते हैं, उसका हम FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन, क्योंकि एक सिंपल सी जाँच होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव जांच होती है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बिना बायोप्सी करे हुए एक छोटे से सिंपल तरीके से वो उसमें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्पेशली जो कैरियर वुमेन हैं जो कि
जिनको टाइम नहीं मिलता है अपने कि 2 चीज़ का जांच, एक्चुअली 3 चीज़ जांच होते हैं। एक उनको सेल्फ एग्जामिनेशन टाइम पे करना चाहिए, एक साल में एक बार उनकी जो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने सर्जन से कराना चाहिए, और उसके अलावा जैसे कि एज है कि 2 साल में एक बार उनको मैमोग्राफी करानी चाहिए, 40 से 50, और 50 के बाद हर 1 साल में करानी। हमारे देश में लाखों स्कूल हैं जिनमें करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और हर स्कूल ये चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो, जीवन में आगे बढ़े और उनके स्कूल का नाम रोशन करे। लेकिन राजधानी में ही एक स्कूल है जो अपने छात्रों से ये सब कुछ तो चाहता ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे बढ़े, बल्कि साथ ही चाहता है कि उनमें भारतीय संस्कार भी पड़े। वो चाहता है कि वो अपनी सभ्यता, अपनी हेरिटेज की कद्र करें। ये स्कूल है डीएवी संस्था द्वारा संचालित कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, जिनकी प्रिंसिपल श्रीमती पी दत्ता अपने सभी छात्रों में ये गुण डालने की कोशिश कर रही हैं। आज की हमारी प्रेरणा स्रोत है श्रीमती पी दत्ता। 7,500 छात्र छात्राओं और 300 से भी अधिक अध्यापकों पर पूरा ध्यान देने वाली श्रीमती दत्ता सभी मसलों पर अध्यापिकाओं के साथ विचारों का आदान प्रदान करती हैं। उन्होंने शिक्षा प्रबंध में विशेष रुचि लेकर स्कूल की अलग पहचान बनाई है। उन्हीं की पहल पर ही यहाँ समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसका सही मायने में सीधा फायदा छात्रों को ही मिलता है। श्रीमती दत्ता जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि की शिक्षा संस्थाओं के साथ आदान प्रदान कार्यक्रम में रुचि ले रही हैं, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और उनका मानसिक बौद्धिक स्तर विस्तृत होता है। मेरा ख्याल है कि एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कहते हैं कि बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। पहली बात तो ये आ जाती है कि जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके या डिफरेंट स्टेट्स में जाके बच्चा उन जगहों को देखता है, उनके लोगों से मिलता है, तो एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, एक अपनी थिंकिंग जो है वो बहुत बड़ा आयाम ले लेती है और सोचने के लिए इसको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है। तो अपनी सिचुएशन से, अपने एनवायरनमेंट से और दूसरी जगह के एनवायरनमेंट से जब इंसान अपने आप को कंपेयर करता है तो नेचुरली वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है और उसको सीखने के लिए भी ज़्यादा मिलता है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, मगर अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ता ही जा रहा है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस दिशा में छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, मगर श्रीमती दत्ता व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भी अनदेखा नहीं करना चाहती और स्कूल में पहले की तरह ही विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण का पूरा इंतजाम है। छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की जानकारी भी दी जाती है, साथ ही समय चक्र की चाल का भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों के साथ साथ स्कूल की अध्यापिकाओं को भी पूरी तरह प्रशिक्षित कराने में रुचि लेने वाली प्रिंसिपल पी दत्ता परिवार के लिए समय निकालती हैं। पढ़ने की आदत और अपनी बेटी के साथ बातचीत में लगी रहने वाली श्रीमती दत्ता की कामयाबी का राज है उन्हें परिवार से मिलने वाली प्रेरणा, जिसकी मदद से वे एक अध्यापिका के रूप में बुलंदी तक पहुंच सकें। इसके बावजूद घर के कामकाज में वे काफी रुचि लेती हैं। कई वर्षों से छात्र छात्राओं के विकास में जुटी श्रीमती दत्ता को दिन भर हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। स्कूल का प्रशासन, बच्चों में अनुशासन और शिक्षा का स्तर, सभी का पूरा ध्यान उनकी प्राथमिकता है। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने स्कूल को अन्य स्कूलों से कुछ अलग और विशेष स्थिति में लाकर पहुंचा दिया, जिसके कारण आज इस विद्यालय की अनूठी पहचान है। श्रीमती दत्ता का मानना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को एक ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए जिससे वे जिंदगी की हर एक चुनौती का ईमानदारी से सामना कर सकें।
टीचिंग जो प्रोफेशन है उसकी जो सच्चाई है उसे हमें हमेशा महसूस करना चाहिए कि हमें इन बच्चों को इस तरह से ज्ञान देना है कि वो अपनी ज़िंदगी को बना सकें और वो सही माने में देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। और टीचर्स को इसमें कहीं कोई कमी नहीं करनी चाहिए। अगर टीचर कहीं भी कोई कमी कर रही है तो ये एक देश का नुकसान है। जब हम ये बात अपने मन में सोच के रखेंगे तो शायद हम कहीं कोई कमी नहीं करेंगे। मनोविकास केंद्र में हमने स्पेशल एजुकेशन के तहत हम बच्चों को, ऐसे बच्चे जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं या फिजिकली चैलेंज हैं, उनके लिए हमने ये स्कूल शुरू किया हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को हम थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा हेल्प करके आगे लाने की कोशिश करें ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो है एडल्ट एजुकेशन का। इसमें हमने 84 से शुरू किया हुआ है। इसमें हमारे पास हर साल 100 के करीब लेडीज़ आती हैं, एडल्ट लेडीज़, और उन्हें हम शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। और उसी के साथ ही साथ एक हमारा और प्रोजेक्ट है जिसे हमने नव चेतना का नाम दिया है। इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे जो कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहने वाले हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, जिनको कि पढ़ाई का मौका नहीं मिला, उन्हें भी हम अपने यहाँ पढ़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। और फिर 10th में हम उन्हें ओपन स्कूल से एग्ज़ाम भी दिलवा रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चों के जो शुरू के साल हैं, उनके जीवन के जो पहले कुछ साल हैं, उनमें टीचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टीचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। और टीचर के ऊपर बहुत कुछ है कि वो स्टूडेंट्स को क्या ज्ञान देती है, किस तरह से उसकी थिंकिंग को डेवलप करती है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे स्कूल में कि जिस तरह से टीचर्स बच्चों के साथ मेहनत करती हैं, जिस तरह से बच्चों के लिए हम लोग उन्हें हेल्प करते हैं हर जगह पे, तो बच्चे उसका रिस्पांस उसी तरह से देते हैं। वो उसी तरह से बच्चों को अपना स्नेह देते हैं, अपना रिस्पेक्ट देते हैं। और आज भी कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पिछले कई साल पुराने हमारे हैं, जो कि एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी आते हैं और उतनी ही इज़्ज़त देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं। तो बेसिकली मेरी यही इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों को हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनसे, उनके बारे में उनको बताते रहें और हम उन्हें, उनके मन में ये भावनाएं पैदा करें कि ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको और भी देना चाहूँगी। जैसे क्लास 12th के लिए हर स्कूल में फेयरवेल होती है और वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ये फेयरवेल का तरीका है टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा म्यूज़िकल प्रोग्राम वगैरह नहीं होता। हम बच्चों को हवन कराते हैं, उसमें बच्चों को हर टीचर जो है वो, पूरे स्टाफ मेंबर जो है वो बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं और बच्चे अपने टीचर से और अपने प्रिंसिपल से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। स्कूल की तरफ से उनको मोमेंटोस दिया जाता है और उन पे मतलब फूल वगैरह, मालाएं देकर इनको इनकरेज करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। कहते हैं कि अच्छे कार्यों की सराहना होती ही है। कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल को भी 9 जनवरी 2003 को ISO 9001 का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए स्कूल ने कुछ खास या नए प्रयत्न किए हों, ऐसा नहीं है। जो जैसा था या जैसा है, उसी के चलते और उसी के बलबूते ये स्कूल अब इंटरनेशनल लेवल पर आ गया है। ISO ने जिन क्षेत्रों में ये सर्टिफिकेट दिया है वे हैं नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और अडल्ट एजुकेशन।
इसमें हमने 84 से शुरू किया हुआ है। इसमें हमारे पास हर साल 100 के करीब लेडीज़ आती हैं, एडल्ट लेडीज़, और उन्हें हम शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमती दत्ता यूं तो ऊपर से बहुत नरम दिल दिखाई देती हैं, मगर डिसिप्लिन के मामले में वे बहुत सख्त हैं। शायद यही कारण है उनकी लोकप्रियता का। एक प्रिंसिपल की हैसियत से वे अपने स्कूल को आगे और आगे ले जाना चाहती हैं। स्काई इज द लिमिट। इस अनअज्यूमिंग महिला की एम्बिशन भले ही बहुत लंबी हो, मगर हॉबीज बड़ी मुख्तसर हैं। पढ़ना मेरी बहुत ज़बरदस्त हॉबी है। पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे महसूस होता है कि उतना टाइम नहीं मैं दे पाती जितना कि मैं चाहती हूँ। दूसरा, ओल्ड सॉन्ग सुनना और ओल्ड सॉन्ग्स गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। यदि आप बागवानी से लेकर विपणन तक की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 30 लाख तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए 60 लाख तक के मुफ्त अनुदान का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करे सपने साकार। स्कूल छूट गया तो क्या, पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो बिना स्कूल जाए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए आगे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। 10वीं, 12वीं एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रायोगिक व सिद्धांत परीक्षाएं 24 मार्च से 9 मई तक। परीक्षा केंद्र और परीक्षा संबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं। घूमना किसे अच्छा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये डिसाइड करना पड़े कि कहाँ घूमने जाएं। चलिए आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। हर हफ्ते हम एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, और वो हमारे देश में ही होती है। आज हम आपको ले चलते हैं झीलों के शहर में। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल। आइए चलते हैं वहां। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद लेक। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटकों को स्टीमर में 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। 30 मीटर गहरी इस लेक का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1685 में कराया था, जो अब देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। लगभग 120 वर्ग किलोमीटर के इस जल सागर में पानी की सतह पर सफेद सफेद पक्षियों की जल क्रीड़ा भी एक अनूठा दृश्य है। रेत से घिरी राजस्थान की धरती में निर्मल स्वच्छ पानी का ये अनुपम नजारा देखने और यहाँ के शांत सौम्य वातावरण का आनंद लेने वाले पर्यटक का मन ही नहीं भरता। पर्यटकों के ठहरने के लिए सुविधा संपन्न तथा भव्य व्यवस्था है। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य देखते ही बनता है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी कलाकार अपनी महारत से अपना सिक्का जमा देते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा तो सुना था, पर जब चाहो तब परीक्षा
जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. अम्बष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संस्थान 28 से 30 मार्च तक भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ नई दिल्ली तथा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी जिससे मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से समुदाय का सर्वांगीण विकास हो सके। संस्थान का मूल मंत्र है शिक्षा ग्रहण करने वालों की सार्वभौमिकता, यानी वो क्या पढ़ना चाहते हैं, ना कि ये कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। I want to establish the sovereignty of the learner. The learner is sovereign and learner must decide what he wants to do, when he wants to do, how he wants to do. Then only learning society, evolution of learning society can take place only when we provide some kind of a mechanism to establish the sovereignty of learner. This is the second catchphrase that is the motto of the National Institute of Open Schooling.